पिछले पार्ट में आपने देखा कि अपने गुस्से पर काबू ना होने की वजह से उमेश विशाल को बहुत बुरी तरीके से पीट देता है और इस वजह से विशाल कोमा में चले जाता है और हर जगह पहचान होने की वजह से कोई भी उमेश का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और 2 महीने के बाद ही उमेश पूरी तरीके से फ्री हो जाता है। एक दिन ऐसे ही मैं और उमेश एक रेस्टोरेंट में बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे, जहाँ पर उस वक्त भी उमेश सिर्फ लड़ाई झगड़े की ही बातें कर रहा था। वो अब पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर जा चुका था। वो पूरी तरीके से पॉलिटिक्स और लड़ाई झगड़े पर ही फोकस कर रहा था। मेरा भी अब उमेश से कुछ खास रिलेशन रहा नहीं था। उस दिन भी हम बस बाय चांस ही मिल गए थे। मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छी तरीके से याद है। वहाँ पर बैठकर वो बियर पी रहा था और वो बस नशे में लड़ाई झगड़े की ही बातें कर रहा था और वहाँ पर बैठे बैठे मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। मैं बस वहाँ से जाना चाहती थी जैसे ही इसका खाना पीना हो जाए, पर उसकी ड्रिंकिंग बंद ही नहीं हो रही थी और अब उसे बहुत बुरी तरीके से चढ़ चुकी थी कि तभी उसने अचानक से कहा कि वो देखो, वहाँ पर विशाल बैठा हुआ है पट्टी वगैरह बांधे। ये तो उस दिन ज़िंदा बच गया था। आज मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। आज मैं इसे जान से ही मार दूंगा। जब उसने ऐसा कहा तब मैंने भी पलट कर देखा और वहाँ पर विशाल नहीं था। मैं समझ गई थी कि ये इसकी शराब पीने की वजह से उसे ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है और मैं बस उसे शांत कर रही थी। मैंने कहा कि शांत हो जाओ, वहाँ पर कोई भी नहीं है, वहाँ पर विशाल नहीं है। दरअसल वहाँ पर एक दूसरी फैमिली बैठी हुई थी। अब विशाल को इतनी ज़्यादा चढ़ चुकी थी कि अब उस होटल के ओनर भी उसे ज़्यादा बियर अब नहीं दे रहे थे। वो उसे बस वहाँ से जाने के लिए कह रहे थे, पर वो वहाँ पर भी हंगामा करने लगा और उसने वापस से मुझसे कहा कि वो देख, विशाल अब मेरी तरफ देखकर हंस रहा है और वो मुझे मारने की धमकी दे रहा है। आज तो ये मुझसे नहीं बचेगा, आज मैं इसे जान से ही मार दूँगा। उसके ऐसा कहते ही वो तुरंत ही अपनी जगह से उठ गया और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती वो तुरंत ही उनके टेबल के पास चला गया और वो उन लोगों से बदतमीज़ी करने लगा। मैं उसे रोक रही थी कि तभी मैंने ध्यान दिया कि वहाँ पर एक लड़का बैठा था जो कि थोड़ा सा विशाल के जैसे दिख रहा था, पर वो विशाल नहीं था। और मैं ये बात उमेश को समझाने की कोशिश कर रही थी, पर वो इतना ज़्यादा नशे में था कि वो मेरी एक बात नहीं सुन रहा था। वो उन लड़कों से मारपीट करने लग गया, वो उन्हें बुरी तरीके से पीटने लग गया। वहाँ पर 1-2 लड़कियाँ भी बैठी थी और उसने उन पर भी हाथ उठा दिया था। वहाँ पर एक आंटी भी बैठी थी और उसने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल आंटी के सर पर फोड़ दी थी। वहाँ पर थोड़ी ही देर में इतना ज़्यादा हंगामा हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और उस वक्त मैंने ठान लिया था कि अब मुझे इस इंसान से दूरी करनी ही पड़ेगी। ये अब बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस फैमिली पर उसने हमला किया था वो लोग भी बड़ी पहुंची हुई चीज़ थी। उनके 10 जगह कॉन्टैक्ट्स थे। उन्होंने पुलिस बुला ली और करीब 15-20 मिनट में वहाँ पर पुलिस भी आ गई और उन्होंने उमेश को तो गिरफ़्तार किया ही, पर साथ ही उन्होंने मुझे भी गिरफ़्तार कर लिया। उमेश को ऐसा लग रहा था कि वो बात को यहीं पर ही रफ़ा दफ़ा कर देगा, पर वो लोगों की पहुंच बहुत ऊंची जगह तक थी। तब हम लॉकअप तक आ गए थे और वो मुझसे कह रहा था कि तू डर मत, हम लोग यहाँ से कल सुबह तक ही निकल जाएंगे। पर मैं पूरी तरीके से घबरा चुकी थी क्योंकि मैं दिल्ली की नहीं थी, मैं बाहर से आई थी। मैं अपने घर वालों को भी इस बारे में नहीं बता सकती थी। हमें उस वक्त अलग अलग लॉकअप पे रखा गया था। हम दोनों के लॉकअप के बीच में बस सलाखों से ही दूरी बनाई गई थी। हम एक दूसरे से बात कर सकते थे, हाथ मिला सकते थे, पर हमारे बीच एक डिस्टेंस था। इवन लॉकअप तक पहुंचने के बाद भी उमेश इतना ज़्यादा नशे में था कि वो वहाँ पर भी खड़े खड़े उन लोगों को धमकियाँ दे रहा था कि मैं कल सुबह ही इस लॉकअप से निकल जाऊँगा, या मैं एक कॉल लगाऊँगा और मैं तुरंत ही इस लॉकअप से निकल जाऊँगा, उसके बाद मैं तुझे नहीं छोड़ूँगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर उससे विशाल कहाँ दिख रहा था। वो इतना ज़्यादा नशे में था कि वो सिर्फ विशाल से ही बातें कर रहा था, जबकि वहाँ पर विशाल था भी नहीं।
इसके बाद अब बहुत देर हो चुकी थी और मुझे भी जहाँ जहाँ कॉल करना था मैंने किया, पर कुछ भी मदद नहीं हो पा रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक रात उस लॉकअप में गुजारनी ही पड़ेगी। मैं और उमेश अपने अपने लॉकअप में बैठे हुए थे कि तभी अचानक से वापस से उमेश चिल्लाने लगा कि तू यहाँ पर वापस फिर से आ गया। लगता है तुझे उस दिन की मार याद नहीं है, इस बार तू पट्टियाँ लगा कर आया है। जैसे ही वो ये सब कहकर चिल्लाने लगा, मैंने भी उस तरफ देखा कि अब इसे फिर से नशे में कुछ दिख रहा है। पर जब मैंने वहाँ पर सच में विशाल को देखा, मेरे होश उड़ गए थे। उसने हर जगह पट्टियाँ लगाई हुई थी। इवन ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो डायरेक्ट हॉस्पिटल से ही आया हो। उसे पाइप्स वगैरह लगे हुए थे, वो रॉड भी लेकर आया था, जैसे मानो से ड्रिल वगैरह चल रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये सब हो क्या रहा है। इससे पहले कि मैं इस चीज़ को हज़म कर पाती, वो हमारे लॉकअप के बहुत करीब आ गया था। वो उमेश के लॉकअप के पास था और वो अचानक से ही रॉड के आर पार होने लगा। मेरी बोलती ही बंद हो गई थी जब मैंने ये सब अपनी आंखों के सामने देखा। और एक पल के बाद ही उमेश और विशाल एक दूसरे के सामने थे। उमेश उसे मारने पीटने की कोशिश कर रहा था, पर मानो जैसे विशाल को कुछ हो ही नहीं रहा था कि अचानक से विशाल उमेश का गला दबाने लगा और उमेश कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैं बस मदद के लिए चिल्लाने लगी, पर कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा था। कोई भी वहाँ नहीं आ रहा था हमारी मदद करने के लिए। और वहाँ पर विशाल लगातार उमेश का गला दबा रहा था और एक वक्त के बाद उमेश अनकॉन्शियस हो गया कि तभी विशाल ने अपनी सफ़ेद आंखों से, जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी, उन शैतानी आंखों से उसने मेरी तरफ देखा और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बस नीचे बैठकर उससे माफ़ी मांगने लगी कि तभी अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो गया। थोड़ी ही देर में वहाँ पर पुलिस वाले आए और मुझसे पूछने लगे कि यहाँ पर क्या हुआ है। मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पर विशाल आया था और उसने ही उमेश का गला दबाया है, पर उन्होंने कहा कि लॉकअप तो बाहर से बंद है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो सभी उमेश को हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ पर पता चला कि उमेश तो वहीं पर ही मर गया था लॉकअप में। अगले दिन सुबह जैसे ही मैं जेल से बाहर निकली, मैं बस विशाल के बारे में जानना चाहती थी और जो चीज़ मुझे पता लगी उससे मेरे होश उड़ गए। मुझे पता लगा कि इतने सालों तक विशाल कोमा में ही था और करीब एक दिन पहले ही सुबह उसकी मौत हो गई थी। अगर उसकी मौत कल सुबह ही हो गई थी तो फिर कल रात को जो लॉकअप में था वो कौन था। मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करती, पर इस घटना ने मुझे बुरी तरीके से हिला दिया था।